तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. तो I guess so. Basically, this session is to describe about the Nest.js. कि we all know that अभी हम जो JS में काम करते हैं, so that is either by the framework, libraries, whatever we are using in front end side पे बात कर लें या back end पे node की बात कर लें. So फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ अभी एक न्यू फ्रेमवर्क का बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, वी हैव नाउ Nest.js. Nest.js इज द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन React.js. जैसे हमारी एंगुलर होती है, रेक्ट होती है. रेक्ट वाज ए फ्रेमवर्क, रेक्ट वाज ए लाइब्रेरी. तो रेक्ट ने अपने आप को फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक नया वर्जन यूज किया, दैट इज Nest.js. So Nest.js is handled and developed by Vercel. If you see this logo, ये Vercel एक कंपनी है जो सर्वर्स प्रोवाइड करती है, काफ़ी चीज़ें. तो Vercel टीम एंड React.js की टीम ने बैठ के Nest.js बनाई है एज ए फ्रेमवर्क, जो कि सर्वर साइड प्लस फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड पे तो चलेगी क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, साथ साथ आप उसको सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं. तो दिस इज Nest.js. अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, बेस्ट ट्यूटोरियल और वी कैन से बेस्ट लर्निंग लिंक है Nest.js का खुद का nestjs.org. इसमें हमें हर टाइप के हर चीज़ इजीली लर्नेबल, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब, छोटी से छोटी चीज़ भी डिस्क्राइब की हुई है, हाउ इट वर्क्स, ग्राफिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि इस मीटिंग में काफ़ी जो बैकएंड के पर्सन्स हैं या जो अकेले फ्रंट एंड के हैं, जो एंगुलर में काम करते हैं या PHP में काम करते हैं, तो उनको पहले उनका क्वेश्चन हल्के से पूछ लेते हैं या कर लेते हैं. जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, तो वी हैव एंगुलर इज ए MVC पैटर्न फ्रेमवर्क. उसके कंपटीशन में हमारे पास आया था रेक्ट इज ए लाइब्रेरी जो कि फ्रंट एंड पे चलती थी. अब रेक्ट का, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट वर्जन आया है जिसको हम बोलेंगे Nest.js, जो कि एज ए फ्रेमवर्क में पॉपुलर हुआ रहा है और काफ़ी अच्छे से पॉपुलर हो रहा है. तो इसको सेटअप करने का वे सिंपल है. प्रैक्टिकली हम अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सेटअप करने का तरीका बड़ा सिंपल है. ये जैसे हम एंगुलर इंस्टॉल करते हैं नोड मॉड्यूल npm से या जान से, तो वैसे ही हम Nest.js को इंस्टॉल करते हैं. इसका हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टेप आ जाते हैं. अगर हम सीधा उस पर जाते हैं, या दिस वन, तो npx create next app. So create next app is the पैकेज मैनेजर. जो भी अभी हम बात करते हैं कि जितने भी npm यूज करते हैं, तो उनको npm के साथ npx भी एक हमारे पास डाउनलोड होता है, एक पैकेज होता है, जो कि ग्लोबली नहीं, अगर आप अकेला पैकेज डालोगे तब भी ये सीधा डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करके इस पैकेज को आपके लोकल पे इंस्टॉल करने में हेल्प करता है. तो दिस इज द पैकेज नेम @latest, वेयर वट एवर वर्जन यू वांट टू यूज. लेटेस्ट हमेशा लेटेस्ट आएगा. अगर आप स्पेसिफिक वर्जन डालना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो मेंशन 12, 13, 14. तो अभी लेटेस्ट आई थिंक सो 13 चल रहा है Next.js का. दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम एंड हियर यू आर सेइंग कि यूज npm. जैसे कोई यान यूज करते हैं, कोई npm t यूज करते हैं, तो वैसे हम इस प्रोजेक्ट में npm यूज करें. और यहाँ से वो अभी के लिए जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट अभी जो भी यूज करेंगे, तो दिस इज योर सैम्पल प्रोजेक्ट. अगर हम इस पेज को असेस करते हैं, तो वर्सल ने कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं. वी कैन इजीली यूज दैट. लर्न स्टार्टर, बेसिक, यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं. आप इसमें URL चेंज करके अपना इनका प्रोजेक्ट डाल सकते हैं. किसी को टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वी कैन यूज दैट एज वेल. बट फॉर नाउ लेट्स से, तो इस कमांड से जब आप इसको रन करोगे अपने टर्मिनल में, आपके पास प्रोजेक्ट आवाज ब्रेक हो रही है.
अभी ठीक है? अब ठीक है। हेडफोन से ओके, मे बी नेटवर्क, लेट मी स्विच माय नेटवर्क। ऑडिबल हूँ? हाँ जी सर, अब बीच में ब्रेक कर रही है। अभी ठीक है? क्योंकि हाँ नेटवर्क जी। चेंज किया मैंने, बेटर हो गया होगा। हाँ जी। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो ये आप कमांड अगर रन करोगे तो आपके लोकल पे मैंने ये रन कर लिया था, तो थोड़ा क्विकली हम इसको यूज़ कर लें। तो जब आप इसको रन करते हो तो ये आपके लोकल पे एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना देता है, दैट इज़ दिस वन, इस टाइप का फोल्डर। अभी जैसे मैं हमने इसमें यूज़ किया है यूज़ npm, तो यूज़ npm के लिए ये पैकेज लॉग फाइल बना दी ऑटोमेटिकली, हमारे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस थे वट एवर, तो इट इंस्टॉल एवरीथिंग फॉर अस। जैसे नेक्स्ट है तो लेटेस्ट रिएक्ट, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रिएक्ट, सो इसको रिएक्ट का बेस स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए होगा। अभी रिएक्ट का जैसे 18 वर्जन चल रहा है तो बेस वो ले लिया और उसके ऊपर अपना फ्रेमवर्क सेटअप कर दिया। अब अभी हम थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्टाइल्स इज ए अवेलेबल फोल्डर्स जिसमें हमारे पास ग्लोबल CSS, जो कि हमें कहीं पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हमारे हर पेजेस में अवेलेबल रहेगा। दिस इज माई कस्टम CSS फाइल्स, जिसको मैं ABC XYZ प्रोजेक्ट CSS इंडिविजुअल पेजेस के लिए बना सकता हूँ। तो दिस इज माई CSS। तो यहाँ पे हम अपने सारे स्टाइल्स रखते हैं। ये फ्यू लिमिटेड फोल्डर्स हैं जो कि हमें Next.js देता है। पब्लिक इज ऑल पब्लिक एसेट्स, जैसे 5e आइकन, हमारे robot.txt, साइट मैप, XML, तो जो भी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए पब्लिकली अवेलेबल, तो हम इन पब्लिक फोल्डर में रखते हैं। पेजेस आर दी वी कैन से ये एक तरह का राउटर काम करता है। इसमें हम जो भी हमारे पेजेस, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, कोई भी पेजेस हमने बनाने हैं, तो वी कैन सिंपली क्रिएट दैट फाइल एंड इट विल स्टार्ट यूजिंग। अगर हम बात करें जो PHP वाले लोग हैं, तो दे नोज की भी हम जिस नाम से फाइल बनाते थे home.php, about.php, तो इजिली एक्सेसिबल हो जाती थी सीधा डायरेक्ट पेज URL डाल के। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंगुलर वालों की, तो एंगुलर वालों के लिए उनको राउटर मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके बाद वो राउटर अवेलेबल हो जाते थे /डोमेन के बाद। ओके, अगर हम बात करें नोड वालों के लिए, नोड वाले क्या करते हैं, हमें URLs बनाने पड़ते हैं app.get, और अगर ये URL आता है तो होम यूजर्स, तो वो वाला राउटर हमें सर्व करना पड़ता था। बट Next.js ने हमें थोड़ा सा राउटिंग के मामले में इजी कर दिया। कैसे इजी किया? उन्होंने हमें एक फोल्डर दे दिया पेजेस, यू कैन क्रिएट योर पेज, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द फोल्डर और फाइल्स, तो आपका इजीली डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा। मैं अभी इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। रन डेव, तो अगर हम पैकेज.json, हमारे पास डेव के लिए, डेवलपमेंट के लिए डेव ब्रांच स्क्रिप्ट पड़ी है, बिल्ड एंड स्टार्ट फॉर दी स्टार्ट टू बिल्ड कमांड मींस जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं पहले हम बिल्ड बनानी पड़ती है स्टार्ट। तो हम इसका भी एक डेमो कर लेंगे। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पे चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, मेरे सिंपली ये पेज मिला एंड इट इमीडिएटली वर्क फॉर मी। अब हम बात करते हैं जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं ज़्यादातर, जैसे एंगुलर के पर्सन या रिएक्ट के पर्सन। अब हमें एंगुलर रिएक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि सर्वर साइड रेंडरिंग की। अगर कोई हमें वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको SEO चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हम उसको किसी भी कंपोनेंट में लिखते थे तो वो जब हम उसका व्यू यूज करते थे हमें उसकी HTML CSS नहीं मिलती थी या कंटेंट नहीं मिलता था। टू हैंडल दिस, अगर हम अभी मैंने इसका व्यू सोर्स किया है और हम लेट्स से कि कोई भी टेक्स्ट सर्च कर लेते हैं, लेट्स से गेट स्टार्टेड बाय, तो दिस टेक्स्ट इज अवेलेबल है। इसमें अभी देखो इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ भी नहीं किया, खाली प्रोजेक्ट है। और Next.js की इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है, ये
काम तो फ्रंट एंड की तरह काम करता है, बट आपको साथ साथ HTML भी रिटर्न करता है इन व्यू सोर्स. Let's say I want to change something, create next app. Hello, I just save that, and before going there, sorry, ये टाइटल में चला गया. टाइटल ये रहा पेज का. में वेलकम. तो immediately without refreshing the page, ये हमारे सीधे कंटेंट्स को अपडेट करता है. हाँ, इसमें एक और बेनिफिट क्या है Next.js का, दिस इज वेरी लाइट वेट फॉर द डेवलपमेंट. अगर हम बात करें एंगुलर पर्सन्स की या जो या रेक्ट की, जब भी हम कोई चीज़ सेव करते थे वो पेज पूरा रीलोड कर देता है. दैट इज उसमें क्या होता है कि आपकी APIs कॉल हो रही हैं, आपका CSS बार बार लोड हो रहा है. बट Next.js हमें थोड़ा लाइट वेट में करता है कि जितना जो चीज़ चेंज हो रही है, जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है, बस वही वही रिफ्लेक्ट करेगा. अगर मैं इसको शॉर्ट विंडो करूं, मतलब ये रिएक्ट से भी एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया उसने, ऐसे बोल रहा है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर आप पीछे देखो पेज नहीं रीलोड हुआ, जस्ट ओनली उसका एलिमेंट चेंज हुए हैं. अब ये काम कैसे करते हैं इंटरनली, जब हम डेवलपमेंट मोड में होता है, सॉरी, जब हम डेवलपमेंट मोड में होता है तो Next.js सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज करता है इंटरनली. हमें कुछ नहीं किया इंटरनली. दिस इज कॉलिंग. अगर मैं इसको वापस अंडू तूने करूँ, रन सेव कहाँ करूँ. से किया था इसको? एडिटर में से ही रन किया था इसको? जी सर, मैंने इसमें VS कोड में टर्मिनल खोल लिया ना नीचे. हाँ, तो यहाँ से कमांड रन की थी npm run dev. अच्छा, ओके. VS कोड में टर्मिनल होता है उसमें. अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, लेट्स से मैं 222 एंड सेव दैट, तो यहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा है, कुछ फाइलें रीलोड हो रही हैं. दैट इज द हॉट अपडेट, जो कि एक हॉट सॉकेट. रिलोड बोलते हैं उसको, जैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी. फ्रेमवर्क्स तो के अंदर में होती है कुछ. हाँ जी हाँ जी. तो ये हॉट रीलोड कर रहा है इंटरनली. कहीं पर आपका पेज नहीं लोड हो रहा, उतना उतना कंटेंट ही अपलोड हो रहा है. तो इट इज कॉल्ड हॉट रीलोडिंग. अब हम वापस आते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे या राउटिंग पे. अब मैं यहाँ पे कोई भी URL डालूँ, जैसे आई चूज अबाउट. ओके, ये URL अवेलेबल नहीं है, जो डिफॉल्ट हमें अपना एरर दे रहा है. अब मुझे अबाउट पेज क्रिएट करना है. आई जस्ट कॉपी मीन्स जैसे करता हूँ, मैंने जस्ट अबाउट पेज क्रिएट किया. आई एम जस्ट चेंजिंग सम कंटेंट अबाउट. नीचे लगा, हम डिलीट कर देते हैं. तो अब मेरा अबाउट, अभी हमने ना कोई राउटर बनाया, ना हमने कोई सर्वर रीलोड किया या कुछ भी किया. इट ऑटोमेटिकली क्रिएट पेज फॉर अस. हमने जस्ट ओनली फाइल नहीं क्रिएट की, ऑटोमेटिकली हमारा वो अवेलेबल हो गया. अब इसमें ये होगी हमारी राउटिंग की बात. अब ऐसा भी होता है कि सम टाइम लेट्स से कि ऐसे माय अकाउंट सेक्शन है हमारा. राउटिंग, अभी हम स्टैटिक राउटिंग की बात करें, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ index.js, that is इसको हटा देते हैं. Next. अब यहाँ पे मेरा फोल्डर, अगर हम बात करें, इज ऑल्सो ट्रीट एज ए. माय अकाउंट की स्पेलिंग गलत है. नहीं, इसमें एक्चुअली टेक्स्ट दिया है तो URL में URL में गलत है, जहाँ पे URL डाला ब्राउज़र. ओके 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 ओके. हटनी चाहिए. हम हेड का यूज कर रहे हैं. To kind of consume it all this one.
फोल्ड ले रहा हूँ। ये हमने काफी कंटेंट हटा दिया तो सिंपल रख लेते हैं। तो माय पेज मेरा फोल्डर रेडी है। माय फोल्डर इज आल्सो ट्रीटेड एज ए यूआरएल, क्योंकि जब भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स इज ट्रीटेड एज ए डिफॉल्ट पेज। बट नाउ हमारे पास हमने मॉड्यूल्स बनाने हैं, सेक्शंस बनाने हैं, जिसमें जैसे माय अकाउंट के अंदर मेरे ऑर्डर्स हैं, राइट, मेरे एड्रेसेस हैं, मेरी लोकेशंस हैं, तो हर पेज का मैं अलग-अलग सेक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देता हूँ। दिस इज ऑर्डर पेज, राइट। डिफॉल्ट मेरा इंडेक्स पेज स्लैश ऑर्डर्स, तो दिस बिकम ए ऑर्डर पेज। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट ओनली फोल्डर्स फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेरी राउटिंग बन रही है। तो एक बड़ा एज ए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा हमारा हेडेक बचा दिया, जिसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है यार कि कौन सा कैसे राउटिंग बनानी है, कौन से राउटर पे कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वी जस्ट नीड ए फाइल एंड ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट वर्किंग। ओके, अब ये हो गया स्टैटिक राउटिंग। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं कि वी से दैट देयर कैन बी चांसेस, जैसे कुछ हमें डायनेमिक चाहिए। हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं, मुझे ब्लॉग का टेम्पलेट है बट मेरे ब्लॉग कैन बी डायनेमिक, राइट। तो उस केस में फोल्डर बना लेते हैं। अभी राउटिंग का ही फंडा समझ रहे हैं। हमारे पास में केस स्टडी है रोमी, हम उसको एग्जीक्यूट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ना, फिर एग्जीक्यूशन करने के लिए भी इनको एक्सरसाइज दे देंगे। उनका बेसिक फंडा हम चाहे तो कर सकते हैं। न्यू कंपास के अंदर में डिजाइन बन गया है ना अपना एजुकेशनल लाइब्रेरी वाला, उसको ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। जब हम डायनेमिक की बात करते हैं, अभी ये इनकम्प्लीट कोड है, अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी हमारी जो आईडी है, ये अगर हम स्केप बेसिस में आईडी लिखा तो आईडी बिकम ए पैरामीटर जो हम मुझे यहाँ पे मिलेगा एज ए आईडी। अभी हम मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं जिनको रेक्ट या नेक्स्ट.js नहीं आती, बट हम उस पे आते हैं। अभी हम थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि नेक्स्ट.js में कैसी चीज़ें इजी हो रही हैं। अभी ये हमने बनाया आईडी, और वी कैन यूज आईडी। ओके, तो जब हम इस वे में पैटर्न बना देते हैं तो इट्स इजी टू असेस बाय तो आपका ये वाली वैल्यू, अभी जैसे मैंने बोला कि ये अभी इनकम्प्लीट है, तो ये मेरा पेज असेस हो गया। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट, तो यू कैन सी कि ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है बट आईडी नहीं आ रही। वो हमें एक स्टैटिक प्रॉप्स लेना पड़ेगा जो इसको यहाँ पे भेजेगा एज ए प्रॉप टैग। तो बट हमारा ये पेज एग्जीक्यूट हो गया, हमारा ये नंबर जो भी कोई भी पेज हो, इट विल बी देयर ऑन दिस पेज। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं यार ब्लॉग की जगह में माई अकाउंट्स में, क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं? अकाउंट में अगर ये पेज है 1 2 3 का, ये एरर देगा बिकॉज इट्स नॉट हैंडल डायनेमिकली, दे आर द स्टैटिक URLs बट हियर वी आर द डायनेमिक कर स्केप बेसिस से, तो इसलिए ये हमारा एग्जीक्यूटेबल हो रहा है। तो बाय डूइंग दिस वी कैन सिंपली, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, हम स्टैटिक राउटर इजीली बना सकते हैं। जल्दी जल्दी हमने पेज बनाना, वी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड द थिंग स्टार्ट वर्किंग। वी हैव द डायनेमिक राउटिंग, जैसे ब्लॉग्स, कोई भी कंटेंट डायनेमिक आना है, हमें आईडीज पता नहीं है, ब्लॉग्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, या प्रोडक्ट सेक्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वी आर जस्ट, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट फाइल, और बेस्ड ऑन योर आईडी हम यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल कर सकते हैं या सर्वर साइड रेंडरिंग करवा के हम उसका डाटा ले आ सकते हैं। सर इसमें अगर मेरे को 2 URI पाथ डालने, मतलब वेरिएबल डालने हैं, जैसे कोई आईडी डाल दिया, हाँ जी, हाँ जी, तो भी लाइक कैटेगरी आईडी स्लैश प्रोडक्ट आईडी, हाँ कैसे डलेगा? हाँ जी, हाँ जी, वो भी है इसमें सारी ऑप्शंस, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बहुत अच्छे से
एक्सप्लेन किया हुआ है ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात कर रहे हैं अभी, दैट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने फर्स्ट पैरामीटर की बात की, वैसे हम सेकंड पैरामीटर भी इसमें रिसीव कर सकते हैं। अभी हम आते हैं उस पर, ठीक है। अभी ये चीज़ होगी ऐसे ही स्लैश डाल के, जैसे आप बोल रहे हो यूआरएल लेना है, बट आपको क्या नाम है, आईडी, कैटेगरी आईडी स्लैश प्रोडक्ट आईडी, राइट? दिस इज हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट। यस, हाँ जी, इस चीज का क्वेश्चन मैं आपको आंसर 2 मिनट में देता हूँ। इसमें है हमारे पास, इसमें ना हम पास कर सकते हैं, फोल्डर्स को भी डायनेमिक बना सकते हैं लाइक दिस। जैसे अभी हमने ये बनाया तो वो भी फिजिबल है हमारे पास, क्योंकि जब हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो वी कैन रिसीव दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एसएसआर डिस्कस कर लिया, मतलब कि हाउ इट वर्क्स। एसएसआर में सर्वर साइड रेंडरिंग, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें 100% सर्वर साइड रेंडरिंग देता है। अभी ये हम बात करें स्टैटिक कंटेंट की, ये सारा कंटेंट हमने लिखा हुआ कोड में। ओके, तो अब सर एसएसआर में एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपको याद हो, नॉर्मल अगर हम HTML की बात करें या पहले जो एंगुलर जेएस होती थी, उसमें फंक्शन दिखते थे जावास्क्रिप्ट के, राइट? इसमें तो ऐसा नहीं होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे को CDN से JS फाइलें डाउनलोड मतलब इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं, या उनके फिर फंक्शन हम जैसे इंपोर्ट करें या चलाएं, जैसे jQuery वगैरह भी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, क्या वो कोड हमारे को विजिबल होगा अगर मैं पेज सोर्स देखूंगा तो? I'm not getting your question exactly. So CDN files नहीं, निकालेंगे देखो मतलब? मैं बताता हूँ। जैसे पहले एंगुलर जेएस जैसे है, अगर हम जो भी जेएस का कोड लिखते थे वो व्यू सोर्स में दिखता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसमें ये तो समझ में आता है कि जैसे ये फ्रेमवर्क है तो वो जेएस के जो भी हम लिखेंगे रिएक्ट वाले फंक्शंस वो दिखते नहीं है सोर्स में। लेकिन देयर कैन बी चांसेस कि हमारे को थर्ड पार्टी जेएस फाइलें, जैसे मेरे को वेब पेज पे इंपोर्ट करते हैं हम, सीडीएन से नहीं करते, डायरेक्ट जेएस। समझ गया। और उसके बाद फिर उसको मतलब कि आपका कोड विजिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर उस केस में जाते हैं तो क्या विजिबल होगा? एक मिनट, नहीं होगा। इसमें अगर मैं इसी प्रोजेक्ट को व्यू सोर्स कर लेते हैं, लेट्स से कि दिस इज लिटिल बिट, आपको जीएस कोड डेफिनेटली विजिबल होगा, बट वो अगलीफाई होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, जहाँ पे कुछ हमें एडवांटेज मिल जाती है एनएससीएस में, कि जो हमारे लॉजिकल है कि कौन सी एपीआईज कॉल हुई हैं। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा पेज लोड होते ही हमने बोला कि जैसे मोस्टली हमें प्रॉब्लम आती थी एपीआई में कि सेम सर्वर से ही एपीआई कॉल हो, राइट? और जब भी वेबसाइट पे लोड हो, मतलब जब भी यूजर वेबसाइट पे आए, एक सेशन बने और वो वाला सेशन की वैल्यू हमारे सर्वर पे पहुंचे विदाउट मेकिंग एनी एपीआई कॉल, कि हमें क्लाइंट साइड पे दिखाना नहीं है कि कौन सी एपीआई कॉल गई है और कौन सा पैरामीटर भेजा है, राइट? ये हमारे पास कई यूज केसेस हैं जो वेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी फेसबुक आईडी क्या है, आपका जब हमने थीम डाउनलोड किया। हाँ जी, क्रॉस ओरिजिन के लिए भी क्रॉस ओरिजिन नहीं, ये तो वो तो अलग होगी कि एपीआई होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एसएसआर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, एपीआईज की बात कर रहा हूँ कि जैसे नेक्स्ट जेएस में ना हम कुछ पार्टनर सर्वर साइड का सर्वर पे ही लोड करा सकते हैं। जब भी मैंने एक्चुअली एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ यहाँ पे इनके प्री रेंडरिंग जिसको बोलेंगे। अभी देखो, पहले क्या होता था, हमने इनिशियल लोड किया, ये रही नॉट प्री रेंडर। अभी पहले क्या होता था, जहाँ अभी एंगुलर की साइट्स में हमारे जो बंदे काम करते हैं, अभी जब तक हमारी जेएस नहीं लोड होती, हमारा पेज एम्प्टी होता है, और उसके बाद जेएस लोड होने के बाद पेज कंटेंट दिखना शुरू होता है।
राइट। अब प्री रेंडर से यूजिंग Next.js में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम YouTube खोलते हैं प्राइवेट विंडो में, तो आप देखो वो पहले हमें ना कुछ एम्प्टी प्लेस होल्डर्स दिखा देता है कि हमारा पेज ऐसा होगा, एंड देन हमारी API कॉल होती है, एंड देन वी पॉपुलेट देयर डाटा। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हल्का सा। आप YouTube खोलो, मेक API को एक हल्का सा, ये देखो प्लेस होल्डर दिखा, और उसके बाद इसने डाटा भी पॉपुलेट करेगा, राइट। इससे क्या हुआ कि आपका SEO में, या अगर हम बात करें पेज रेंडरिंग में, हमारा पेज एंड CSS जल्दी लोड हो गई हैं, हमारी पहले से ही लोड होके हमारे पास आ गई है, और बाकी का जो मेन कंटेंट है थ्रू APIs या कुछ पार्ट आता रहेगा धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर स्क्रॉल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू योर लोड। तो इससे क्या होता है कि हमारी SEO जब हम बात करते हैं मेजरली चीज़ की पेज जल्दी लोड होना चाहिए, CSS ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ GS होती है कि अगर हम बात करें कि 2 MB की GS हमारी चंक्स में अगर हम उसको तोड़ दें कि भाई 20% पहले लोड हो जाए और 80% बाद में होता रहे, और 80 का भी ऐसे वे में लोड हो जाए, तो दिस इज वी कैन क्लियरली डिस्क्राइब इन Next.js। तो जैसे यहाँ पे भी लोड दिखाया हुआ, पेज लोड होती है, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, एंड देन आपका डाटा पॉपुलेट हो जाएगा। अगर हम नहीं यूज करते तो अभी के टाइम पे ऐसा होता है। वी ऑल रिलेट टू दिस वन। Sir, happy there. Like in Angular also we can do this. We can हाँ use the loader. हाँ, वी कैन यूज दैट, बट वो लोडर कब दिखेंगे? पहले JS लोड होने के बाद तभी दिखेंगे ना, उसके बाद वो API कॉल करेगा, फिर उसमें डाटा पॉपुलेट करेगा, Yes. है ना। बट इसमें जब हम लोड करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमारे व्यू सोर्स में ही वो कुछ कंटेंट हम बोलते हैं कि पहले से बन के रेडी है, और देन वो एग्जीक्यूट होगा। Okay. Like इसके लाइफ साइकिल में कंप्लीट फाइल पहले वो स्टार्ट हो जाती है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम इसको ना थोड़ा सा और थोड़ा बैक पे चलते हैं। एंगुलर या रिएक्ट जो होती है हमारी, वो एज ए JS फाइल क्लाइंट साइड पे लोड होते हैं और फिर एग्जीक्यूट होती है, राइट। हमारे पास उसमें जस्ट ओनली JSN वो होता है, बट Next.js में इसको रन करने के लिए हमें एक नोड सर्वर पीछे बैकग्राउंड में चलाना पड़ता है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, एंड यहाँ पे रन दैट npm रन बिल्ड, चाहे हम एंगुलर की बात कर लें या रेक्ट की करें, जब हम बिल्ड बनाते हैं तो हमारे पास एक फोल्डर बन जाता है बिल्ड नाम से या डिस्ट नाम से, उसके अंदर हमारी JS HTML एंड CSS फाइल्स होती हैं, राइट। उसके बिना कुछ भी नहीं होता। बट Next.js में बिल्ड फोल्डर नहीं बनता, उसमें .next फोल्डर ही बनता है, जिसके अंदर इसके अपना कैशे होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये कंप्लीट हो गया है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोल्डर नहीं बना, ना डिस्ट बना ना बिल्ड बना। यहाँ पे हमारा ये .next फोल्डर ऑटो जनरेट हो जाता है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो। अब इसके अंदर फोल्डर्स में कैशे बन जाता है। कैशे कौन कौन सा, अगर जैसे इमेजेस हमने ऑप्टिमाइज वे में डाउनलोड करके रखनी है, कुछ स्टैटिक कंटेंट्स हैं, कुछ सर्वर साइड का चंक्स पार्ट है, तो ये सर्वर साइड पे कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी वो यहाँ पे पड़ी होंगी। यहाँ पे कहीं पर भी आपको HTML CSS नहीं दिख रही, सब कुछ नेक्स्ट है। और अब मैं इसको सिंपली सर्व करता हूँ। सॉरी, स्टार्ट। और ये सेम बिहेवियर करेगा। अब इसके पीछे क्या चल रहा है, अगर आप देखो, हमने डेव भी किया था, स्टार्ट भी किया है, दोनों के लिए नोड चल रहा है, राइट। अगर हम एंगुलर की बात करें तो हमारे पास वो बिल्ड फोल्डर बन जाता था, एंड हम उसकी HTML index.html को रन करते थे, उसके अंदर इंटरनली सारा काम लोड होता था, उसके अंदर JS लोड होती थी, CSS लोड होती थी, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होके अपनी API कॉल करता था। बट यहाँ पे कहीं पर भी कोई HTML CSS नहीं है, उसने 100% सारी JS फाइल और JSON फाइल बनाई है। अब इससे क्या हुआ, जब आपका सर्वर साइड चलता है तो अभी बोर्ड नहीं है, तो क्या होता है कि इसमें कुछ होना चाहिए। इसमें ना कॉन्फ्रेंस के अंदर में होता है मेरा बोर्ड, माइरा बोर्ड।
हाँ वो हाँ तीन ट्रायंगल हाँ मेरा बोर्ड हाँ हाँ गेट स्टार्टेड Miro. bring the call here anyway. अच्छा ठीक है हाँ नहीं दिख रहा है कुछ हाँ जी स्टार्ट वगैरह कुछ तो बटन होगा उधर ना विजिबल हाँ ठीक है जी लेट्स से दिस इज अवर वेब पेज ओके जो मैं बना रहा हूँ दिस इज अवर सर्वर एंड जब भी हमारी रिक्वेस्ट आती है हमारी रिक्वेस्ट आज के टाइम पे अगर हम नॉर्मल जेएस एंड एंगुलर की बात करें रिक्वेस्ट आती है तो इट रिटर्न HTML CSS एंड JS राइट HTML CSS एंड JS हमें रिटर्न आते हैं और हमारे फिर ब्राउजर पे वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है उसके बाद अगर हमारी APIs है वी मेक दी API कॉल ऑन सर्वर ये हमारा सर्वर है और हम इस साइड हमारा क्लाइंट है इट कैन बी मोबाइल इट कैन बी यूज ऐसे राइट तो उसके बाद डाटा आता है देन हमारी पिक्चर्स शो होनी शुरू होती है सब कुछ होता है अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि जब भी आपका हिट आए वो आपको अकेली JS CSS ना दे वो आपको पेज का पेज रेंडर करके दे दे कि इसका लेआउट कैसा होगा बाय डिफॉल्ट हेडर क्या है फुटर क्या है साइड मेन्यू क्या है तो हमारे पास यहाँ पे पहले से डाटा प्री पॉपुलेट करके दे दे दिस इज कॉल्ड प्री रेंडरिंग और प्री पॉपुलेट अब इसमें हमारी कोई JS CSS हमारे HTML रेंडर रिटर्न हो रही है वो सीधी प्रिंट होके आई है यहाँ पे क्या था कि हमारी JS आई वो इंटरनली API को कॉल करती थी API उसके बाद हमारा JS एग्जीक्यूट वेट करता था उसका तब तक एंड देन उसको यहाँ पे रेंडर करवाता था राइट जैसे अगर हम ng4 लूप के थ्रू हम प्रिंट करवा रहे हैं कैसे करा रहे हैं बट यहाँ पे हम वो चीज़ पहले से बन के आ गए जिससे क्या वो एग्जांपल हो हमारी रिक्वेस्ट ने लिया 1 सेकेंड JS CSS एंड को लोड होने में जैसे लग गए 3 सेकेंड एंड उसके बाद हमने API कॉल की API कॉल करने में हमें लगे 2 सेकेंड्स उसका रिस्पॉन्स आने में हमारे आ गया और यहाँ पे प्रिंट होने में अभी टोटल हमारे लगे 7 सेकेंड ठीक है इसको इवेल्युएट होने में भी 1 सेकेंड लग गया अब यहाँ पे टोटल अगर हम काउंट करें तो 7 सेकेंड लग चुके हैं बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो सर्वर पे एग्जीक्यूशन टाइम था सपोज करो 1 सेकेंड था यहाँ पे अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा लगेगा 1.5 और ये सीधा हमारा डाटा प्रिंट हो गया अगर कोई हमने API कॉल करनी है फर्दर आफ्टर दैट वी कैन मेक API कॉल जिससे क्या हुआ हमारा जो 7 सेकेंड में काम हो रहा था वो हमारा 1 से 2 सेकेंड में काम हो रहा है क्योंकि बीच के स्टेप्स हमारे हट गए हैं यहाँ से सर फिर वो व्यू रेंडर कब हो रहा है लाइक वो व्यू कैसे बन रहा है इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है ना जैसे HTML ही आ रही है पीछे हाँ जी जैसे हम PHP में बात करें अगर जो कुछ PHP सर्वर साइड के बंदे होंगे या नोड के होंगे वो पहले से ही HTML बना के आपको प्रोसेस करके देता है अब ये नहीं है ये 100% HTML नहीं देगा आपको 100% सारा पेज नहीं लोड करवाएगा अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम नहीं आपको जो एलिमेंट्स चाहिए जैसे मुझे लेआउट चाहिए अकेला लेआउट थोड़ा सा आपको किस वे में सोचना पड़ेगा
ये हर चीज़ ना अलग-अलग है, आपको लेयर्स में सोचना पड़ेगा कि एक लेयर है जो मुझे सर्वर के साथ कनेक्शन बना के दे रही है, उसके ऊपर एक लेयर आ रही है जो मुझे मेरा लेआउट बना के देती है। अब उसके अंदर हेडर आ रहा है, उसके अंदर हेडर के अंदर मेरा लोगो आ रहा है, तो एक तरह के ऊपर आपकी लेयर्स चिपक रही हैं, एक तरह के छोटे-छोटे कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं। अब आप डिसाइड करते हो, जब हम रिएक्ट एंड एंगुलर में काम करते हैं तो वी डिसाइड कि हर चीज़ कंपोनेंट है, राइट? कौन सा कंपोनेंट सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट मेरा क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होगा। अब अगर आपकी एपीआई कुछ ऐसी एपीआई है जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में ही कॉल हो रही है और वो कंपोनेंट आपको क्लाइंट साइड पे लोड करवाना है, तो वो बाद में एपीआई कॉल होंगे। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको सर्वर साइड पे चाहिए, जैसे मुझे लेआउट डेफिनेटली क्लाइंट सर्वर साइड चाहिए, तो मैं वो वाला कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो अगर ये चीज़ जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, क्रॉल हुआ, यूआरएल बना, क्रॉल, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है जिसमें हमें एचटीएमएल मिलती है, रेंडर क्यू मिलती है, तो हमें एचटीएमएल मिलती है, साथ साथ हमारा पीछे से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अभी एक दो चीजों में नहीं अभी आपको समझाएगा, हमें डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपका भी कॉन्टेक्स्ट अभी चेंज होगा। जैसे ये आ रहा है हमारा स्टैटिक प्रॉप्स, अभी मैं इन चीजों पे थोड़ा नहीं जाऊंगा अभी। रोमी अभी हाँ। मीरो बोर्ड विजिबल है आपकी स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन पे रेफर कर रहे हो तो मीरो बोर्ड दिख रहा है हमको। अच्छा, इसमें एक टाइम पे एक ही चीज दिखती है क्या? हाँ, सही है। ओके, तो चलो, मतलब मीरो बोर्ड का हो गया आपका कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज होती थी और यहाँ पे कैसे हमने टाइम सेव किया इसने 7 सेकंड लिए ट्रेडिशनल वे में जो हम यूज करते थे। अब जो एडवांस वे है उसमें हमने थोड़ा सा कम टाइम लगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा कम टाइम लगा। आपको स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे करता हूँ, एक थोड़ा सा रियल टाइम में एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं कॉल पे कैसे जाऊंगा वापस? स्क्रीन शेयर करना अपनी। सर ये तो मीरो बोर्ड ही दिखा रहा है, तो बंद कर दे। ये क्या है? अकाउंट एक्सपोर्ट टू डैशबोर्ड, सेशन मीटिंग, हाँ आ गया। विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी रोमी, आप विजिबल है। ओके ओके, मेरा बोर्ड भी विजिबल है? हाँ हाँ वो भी विजिबल है, हाँ ये ठीक है। ये हाँ, ज्यादा यहाँ अच्छा से था। तो जैसे ये हमारा ट्रेडिशनल वे था, ये हमारा एडवांस वे गया। अभी जो आपको बता रहा था, क्रॉलिंग ऑफ द वेबसाइट, ये रहा। जब हमारा क्रॉल करता है या गूगल बोर्ड्स करते हैं तो जो एसईओ की बात अगेन आती है कि जब भी कोई चीज़ हमें यूआरएल डायरेक्ट हिट मारते हैं तो जो हमारे पास HTML CSS आएगी वही क्रॉल होगा, जो टेक्स्ट आएगा, ठीक है, वही गूगल अलाउ करेगा सर्च करने में। तो यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल है दैट हिट क्रॉलर, यहाँ पे प्रोसेसिंग में वो HTML जो भी आप वहाँ से प्रिंट करवा रहे हो, रिटर्न करवाओगे, वही क्रॉल होगा। जो API कंटेंट आपका डायनेमिक है वो हम बाद में API कॉल करा रहे हैं, तो वो कंटेंट क्रॉल नहीं होगा। तो इसलिए जितना कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है, हमें जैसे अगर बात करें फेसबुक की या कई और रियल एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी जो डेमो दे रहा था, हमारा एक प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बिल्ड किया है dcommerce.com, ये हमारा 100% नेक्स्ट.js में है। अगर आप देखो कि हिट करते ही ये लोड हो गया और इसके अंदर कितनी सारी इमेजेस है, कितना सारा कंटेंट है। ओके, अगर आप इवन प्राइवेट विंडो में भी खोलो, इट हार्डली टेक फर्स्ट टाइम हार्डली टेक रिस्पॉन्स आ रहा है, हिट होते ही सर्वर ने एग्जीक्यूट कर दिया और सारा कंटेंट हमारा एक साथ अवेलेबल है। अभी आया नहीं है, कुछ आया नहीं है अभी। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? नहीं, वो पेज इनकॉग्निटो में खोला था ना, उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो कह रहे हैं। अच्छा, मे भी आपके पास लेट पहुंच रहा हूँ, बट खुल गया था, विजिबल है। हाँ अब आया, अब दिखा। अच्छा, नहीं हो गया था पहले लेट से।
मेरे पास, मैं वापस इस पे जाता हूं। तो इसमें आपकी स्टाइलिंग लोड अगर हम बात करें काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट। अब उसके पीछे रीजन भी काफी बड़े बड़े हैं। अगर आप ये देखो, अब मैंने ये इमेज डाली थी हमने नेक्स्ट.js, जो हमने अभी मैं फोल्डर दिखाया था कि जो नेक्स्ट.js ये फोल्डर डॉट फोल्डर बनता है, जब हम इसको सर्व करते हैं इट सर्व एज ए अंडरस्कोर नेक्स्ट, मतलब वो अंडरस्कोर नेक्स्ट से अपने सारा एग्जीक्यूट कर रहा होता है इंटरनली। अब इसमें एक लाइब्रेरी है नेक्स्ट इमेज, ये कोई फोल्डर नहीं है, ये जब हम इमेजेस को यूज करते हैं ये इंटरनली पाथ उठाता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स। जैसे मैंने विड्थ बोली इतनी होनी चाहिए, क्वालिटी इसकी 75% होनी चाहिए, मुझे इमेज 100 पिक्सल की चाहिए, छोटी चाहिए, तो वो जैसे हम पहले से बता रहे हैं तो वहां पे हम बता देंगे कि मुझे इतनी इमेज, आपने चाहे इमेज बहुत बड़ी बनाई है, जब हम सर्व करते हैं तब हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि यार इस साइज की मुझे इमेजेस चाहिए, वो उसी साइज की इमेज बना के देगा आपको। इससे मे बी ये एक्चुअल इमेज काफी बड़ी हो, राइट, बट जब उसने स्टैटिक एसेट्स को डाउनलोड किया तब उसने उसको स्मॉल कर दिया सो दैट कि जब भी ये एसेस हो इजिली वो हो जाए, क्या नाम है, स्क्रॉल हो जाए पेज में। इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, अगर इन केस हमारा S3 से सपोज इमेजेस आ रही हैं, हाँ जी, तो क्या वो भी वो जब बिल्ड करेगा कर सकते हैं, हाँ हाँ वो कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट.js हमें ना काफी अच्छी फीचर देता है। इमेज 6 ना वो आती है नेक्स्ट इमेज, तो ये हम लाइब्रेरी यूज करते हैं नेक्स्ट इमेज की। ये कैसे काम करती है वो जब थोड़ा डॉक्यूमेंट इसमें, जैसे अभी सारे पैरामीटर हम पास करते हैं, इसका एग्जांपल होगा ये देखिए, हम img टैग नहीं यूज करते, हम इसका इमेज टैग यूज करते हैं। हम उसको बताते हैं कि यार मेरी इमेज का साइज ये रहेगा, जैसे अभी मैंने बताई थी कि विड्थ क्या रहेगी, क्वालिटी क्या रहेगी, हाइट विड्थ जो भी डायनेमिक है, तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ। इसमें अपने ब्लर इफेक्ट देना है कि जब स्टार्टिंग में आए तो ब्लर होके आए, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्चुअल साइज में आ जाए, राइट। फील करना है मतलब रिस्पॉन्सिव, आपने कहा कि डेस्कटॉप पे कैसी दिखे, वेब पे कैसी दिखे, कवर इमेज और डिजाइन बैकग्राउंड के हैं, तो थोड़ा समझ लो कि आपका फिट कंटेनर आए, कवर इमेज आए, मतलब पूरा का पूरा बॉक्स ठीक आए, तो ये पोजीशनिंग होगी, साइज हो गए, तो ये सारे हम चीजें कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जो अभी कुलविंदर ने क्वेश्चन पूछा है कि लोड, तो हम उसको बता सकते हैं, एक मिनट, ये रहे जो कुलविंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम मॉड्यूल मेंशन कर सकते हैं इमेजेस के लिए कौन कौन से डोमेन अलाउड है। देखो ये हर इमेज को नहीं करेगा, बट आपने बोला कि इन मुझे पता है कि ये ट्रस्टेड डोमेन्स है, इट कॉल्ड ट्रस्ट डोमेन, आप यहाँ पे मेंशन करके आप मेंशन कर रहे हो कि दीज आर द ट्रस्टेड डोमेन्स, उसकी इमेजेस को डाउनलोड करेगा और उसको ऑप्टिमाइज करके आपको दे देगा। ओके, ओके, जैन साहब थोड़ा इमोशनल हो गए तो सेम लाइक डिवाइस साइजेस भी बना सकते हैं, जब भी कोई इमेज होगी हम उसके अलग अलग साइजेस भी की बना, वो इंटरनली बना के रख लेगा। सपोज ये काफी यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई S3 से कोई इमेज आई, तो अगर मैंने उसका साइज मान लो 1000 बाई 1000 है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये साइजेस मेंशन किए तो क्या वो उस इमेज को कन्वर्ट करेगा अपने साइजेस? हाँ जी, हाँ जी, वो उतनी नंबर ऑफ वेरिएंट्स रख लेगा। आप Okay. उसको उनको बोल रहे हो कि यार ये मे बी आई रिक्वायर्ड, राइट, तो ये हम पहले से उसको दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब इमेज के जो डायमेंशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो उसको हाइट और विड्थ की रेशियो सेम रहेगी ना, मतलब नहीं वो ये हाइट एंड विड्थ ही है कि 16 पिक्सल का आपको इमेज चाहिए, 32 पिक्सल ये इस साइज की इमेजेस चाहिए। अब उसमें ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसको एडजस्ट करेगा, कुछ चीज काटनी पड़ेगी वो काट लेगा, नहीं तो वैसे बन लेगा। तो वी हैव वेरी, अब कुछ इमेजेस हैं जैसे आजकल ट्रेंड चला है वेबसाइट्स में कि आपकी किसी का ना माइक ऑन है, आपका माइक क्यों नहीं, मुझे मेरी आवाज ही रिपीट हो रही है। तो
हम एसवीजी इमेजेस यूज कर रहे हैं, हम वेब इमेजेस यूज करते हैं आजकल जन की काफी ट्रेंड में, क्योंकि ये काफी अच्छी क्वालिटी में हमें आउटपुट देता है। अब आपकी इमेज है जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेज, अगर हम इसमें फॉर्मेट मेंशन कर दें तो उसको कन्वर्ट भी कर देता है कि भाई मुझे इस फॉर्मेट में इमेजेस चाहिए। जो आपकी स्टैटिक इमेजेस की बात कर रहा हूँ, सारे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो आप इसके पब्लिक फोल्डर में रखोगे, इसके स्टैटिक फोल्डर में बनाएंगे, ठीक है। हम ग्लोबल वाले भी कर सकते हैं, जो अभी कुलविंदर ने पूछा है CDN के या हम थर्ड पार्टी, हम उनको भी कर सकते हैं, बट वहां पे हमें वो अगले सेशन में बता दूंगा, काफी डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है। आपका कैशे TTL क्या होना चाहिए, यू आर द सर्वर गाइस, यू नो कि TTL क्या होता है। तो ये हमने बोला कि स्टैटिक इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे डाउनलोड करके नहीं रखनी, मेरा अपना बंडल का साइज नहीं बड़ा करना, इसको रन टाइम पे कर देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक बना के रखता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये बोला SVG भी इमेज बना देता है, ठीक है। तो आपकी SVG इमेजेस को हम ट्रू कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो काफी अच्छी लाइब्रेरी है ये। ऐसी काफी सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें कि कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी चाहिए। लिंक है, राउटिंग है, स्क्रिप्ट्स है, हेड फॉर दी हम जो मेटा इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, हेड टैग होता है, वो चीज हो गया। सर्वर, नेक्स्ट सर्वर क्या हुआ कि सर्वर साइड पे जो एग्जीक्यूशन आपने करनी है, तो वी कैन यूज दिस एंड उसके बेस पे हम कंटेंट काम कर सकते हैं, मिडल वेयर बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होगा, आपको अपने क्लाइंट एंड पे किसी को कोड नहीं दिखेगा। जो अश्विनी ने बोला था कि कोड दिखेगा, आपका कोई भी लॉजिकल कोड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। एक मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा था, कहाँ गया ये, जैसे बात कर, छोटी सी इंटरेस्टिंग वो है, एक पेज यहाँ पे हम, जैसे ये तो कंपोनेंट्स हुए, राइट। इवन नेस्ट.js हमें एक छोटा सा एड ऑन फीचर देता है, जिसमें हम नेस्ट.js में ही API लिख सकते हैं अपने क्लाइंट साइड की, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ये कोई API है, यहाँ से हम लेते हैं, इनकी डेमो उठा लेते हैं। API वाला कंपोनेंट मेरे ख्याल से अभी कवर करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नहीं, हाँ जी, थोड़ा सा वैसे ही हल्का सा इसमें मुझे रिक्वेस्ट। अब जैसे इसका यूज कहाँ पे है, जैसे अगर हम बात करें तो वी कैन मेक दिस स्मॉल लेवल APIs, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने यार किसी पोर्टल वेबसाइट बनानी है, किसी का पर्सनल पोर्टफोलियो है, राइट। तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ही एक्टिव चाहिए, बाकी आपका सारा कंटेंट आपका स्टैटिक है। तो उसके लिए आपको कहीं और नया सर्वर या नया नोड का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेस्ट.js इतनी फैसिलिटी देता है कि आप लाइट वेट API यहाँ पे लिखो। तो यू कैन क्रिएट योर फोल्डर, हमने API नाम दे दिया कुछ भी, तो उसको आप हैंडल, जैसे हम बोलते हैं ना, एक तरह का ये लैम्डा फंक्शंस की तरह काम करेगा, आपको एक तरह का मैक्रो सर्विसेज जो हम बोलते हैं API, तो उस वे में काम करेगा। आप सारा सर्वर साइड की एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो, उसके पुल पोस्ट ईमेल्स भेज सकते हो। तो जैसे अगर मैं हमारे कोड में दिखाऊं, तो अभी हमने SendGrid इंटीग्रेशन की है, ठीक है। सर जस्ट इनपुट कि मे बी ये चीज ना अपने जो हम लोग EJS के थ्रू एडमिन पैनल बनाते हैं उसको रिप्लेस कर सकता है, राइट? हाँ जी, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ ना, देखो आप फ्रंट एंड के बंदे हो, तो
आप नेक्स्ट में काम कर रहे हो तो आपको एक नया इंस्टांस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक नया नोड का कोड लिखने की जरूरत नहीं है जिसमें एक्सप्रेस लिख रहे हो, समथिंग लिख रहे हो, राइट? तो उसको आप रिप्लेस कर रहे हो यहाँ पे, फ्रंट एंड पे रह के आप वो काम कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल दिस सेंड ग्रिड हम यहीं से भेज दो, काम मेरा खत्म, कि आपको कोई बैकएंड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नया कोड भी लिखना, मतलब एक क्लाइंट एक हो गया एंगुलर का कोड, एक सर्वर एपीआई होगी, आप एक ही जगह पे वो चीज कर सकते हो। अगर आप जैसे एपीआई वैसे ही आप मिडलवेयर भी लिख सकते हैं, तो काफी सारे हमें इनपुट सर्वर रिस्पांस काफी सारी हमें फीचर्स मिल जाती हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तो रोमी नेस्ट.जेएस ने हमें बहुत अगर ये अच्छे एपीआई वगैरह का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें डाटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी करते हैं, तो क्या ये विजिबल होगा सर्वर यहाँ पे फ्रंट एंड पे? नहीं विजिबल नहीं होगा, सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट होगा। बट जैसे मैंने मेंशन किया, ये लाइट वेट एपीआईज क्रिएट करने के लिए प्रेफर्ड है। हम लिख सकते हैं बट वो चीज नहीं कर, जैसे अब हम बात करें एक्सप्रेस जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सर्वर देता है, ये हमें एक लाइट वेट इंस्टेंस देता है नोड को रन करने के लिए, इसके एप्लीकेशन को रन करने के लिए। हम स्मॉल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ईमेल भेजनी है, हमने कोई ग्राफक्यूएल की एपीआई सर्वर हिट करना है, तो वो ऐसी चीजें कर सकते हैं। बट बड़ा ही ऑपरेशन मत करो यहाँ पे। जैसे हम बात करें कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने हैं एपीआईज के, जिसमें 20 अलग अलग प्रोसेस ही चलेंगी, बहुत सारा लोड होगा, तो वो नहीं चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अब मैं जैसे थोड़ा सा अभी हमारे पास 3-4 मिनट ही रह गए हैं, तो nestjs.org इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो यहीं से सीखा हूँ। अगर हम नॉर्मल इसके डॉक्यूमेंट्स में चल जाएं या लर्न मोर पे क्लिक करें, तो वट एवर द स्टेप्स दे आर गिविंग, तो पेज बाय पेज इसको हम समझ लें कि कैसे इंस्टॉल होना है, यान करना है तो कैसे क्रिएट करना है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने पेज बाय पेज दी है, बीच में क्लिक मत करो, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके इन्होंने सारा, जैसे अभी मैंने बताया था कि पेजेस के अंदर अबाउट क्रिएट करो, तो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। पोस्ट के अंदर पोस्ट, जैसे अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, तो प्री रेंडरिंग कैसे करनी है, इसमें स्टैटिक्स, अब हम अभी तक बोलते थे सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, राइट? इसमें एक एड ऑन और फीचर होते हैं स्टैटिक साइट जनरेटर, स्टैटिक साइट SITE जनरेशन, ठीक है? अब ये भी कॉन्सेप्ट आया है आज के ट्रेंड में, अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारी वेबसाइट है, ब्लॉग्स की वेबसाइट होगी, राइट? तो आपकी ब्लॉगिंग है, आप डेली कोई पोस्ट करते हो, एंड वो सर्वर बार बार एपीआई पे हिट करता है और देन वो सर्व करता है, चाहे वो सर्वर साइड कर रहा हो चाहे वो क्लाइंट साइड कर रहा हो, वो सर्वर के साथ, वो आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्टेड है। बट क्या हो अगर जब भी आपने पब्लिश किया, आपका पूरा का पूरा पेज HTML पीछे बन के रेडी है, मतलब अगर हम बात करें हमारा अबाउट, तो अबाउट आपने एक आर्टिकल लिखा, जैसे ब्लॉग आपने आर्टिकल लिखा PHP ट्यूटोरियल्स, तो जब वो आप पब्लिश करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी PHP नाम से PHP जो भी आपने स्लग दिया है .html बन के रेडी है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपकी HTML रेडी है। कल आपने बोला कि यार Node.js का आपको आर्टिकल चाहिए, तो Node.js का आपने लिखा, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स बनती गई, इट्स कॉल्ड स्टैटिक, आपकी स्टैटिक एसेट्स साथ के रेडी हो गए। ये तब करते हैं जब हमें पता कि हमारे कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होनी, ये जब भी हम जनरेट करें ऑटोमेटिकली आपका स्टैटिक साइट बनती रहे। ये एक नया आजकल ट्रेंड चला, काफी इंटरेस्टिंग है, मोस्टली ई कॉमर्स में बहुत यूज होता है। तो ये सब जगह पे आजकल इसका ट्रेंड चल पड़ा, वर्डप्रेस में भी चल पड़ा, डाटो CMS। और इसके अंदर में बेसिकली अगर बैकएंड में कुछ चेंज होता है तो इवेंट के ऊपर में फिर वापस से बिल्ड बनती होगी और वापस से HTML वापस फेंकी जाती होगी। हाँ जी सर, ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है फॉर अस। अब जब हम पब्लिश करते हैं, जब भी कुछ अगर कंटेंट में चेंज होता है, तो वो जैसे मैंने बोला कि नोड पीछे चलता रहता है, ये कैसे हैंडल करता है आई डोंट हैव आंसर ऑन दैट कि भी कैसे वो हैंडल, बट वो आपको अपडेटेड मिल जाएगा, क्योंकि ये जब
करता है ना तो एक जेसन फाइल बनाता है सर। ये कहाँ पे है अभी कुछ ना जेसन फाइल बनाता है कैसे, जैसे ये मैनिफेस्ट या ये जेसन फाइल बन रहा ना, ऐसे कई सारी जेसन फाइल बनाता है। वो कंपेयर करता रहता है छोटे छोटे पीस को कि कौन सा अगर कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसमें में काफी अच्छे से हैंडल करता है। स्टैटिक साइड जैसे मैं बोल रहा था कि आपकी कॉल एक्सटर्नल एपीआई टू गेट पोस्ट वंस इट डन, तो बाय रिटर्निंग द पोस्ट ये ब्लॉक कंपोनेंट में आपका ये पोस्ट में डाटा अवेलेबल होगा। ये कहाँ पे कॉल हुआ है, ये सर्वर साइड पे आपकी एपीआई कॉल होगी, बट उसका डाटा आपको क्लाइंट साइड पे मिलेगा इन पैरामीटर्स। इसमें क्या हुआ, आपके नेटवर्क टाइम में ये एपीआई कॉल नहीं दिखेगी क्योंकि ये सर्वर साइड पे कॉल हो चुकी है, और आपको जस्ट ओनली डाटा दिखेगा आपके पेज पे। जैसे ये स्टैटिक पाथ है, गेट स्टैटिक पाथ, ऐसे ही हमारे पास ये तीन मेन फंक्शन होते हैं। सर्वर साइड प्रॉप्स जो कि 100% सर्वर साइड पे ही चलेगा। जब हमारा डाटा डन हो गया, हमें कोई डाटा आगे क्लाइंट साइड में भेजना, सर्वर साइड से हम स्टैटिक में भेजते हैं, स्टैटिक से हम इसको क्लाइंट साइड पे भेजते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स। स्टैटिक प्रॉप्स ये अब नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे, आई थिंक सो दैट विल बी बेटर। उसके बीच में आप पढ़ भी लोगे इसको कि एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। अब नेक्स्ट करने का हमने इसलिए चूज किया एज कम्पेयर टू रिएक्ट। नेक्स्ट के अंदर हमारी 100% रिएक्ट कवर हो जाएगी, और प्लस हमें नेक्स्ट भी सीख लेंगे। नेक्स्ट इज जस्ट ए अपर लेयर ऑन रिएक्ट जेएस की जो हमें एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात करें नोड वालों के लिए कि नोड इज द लाइब्रेरी और लैंग्वेज, और एक्सप्रेस इज ए फ्रेमवर्क जो हमें नोड के ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है, मिडलवेयर बनाने में, राउटिंग हेल्प करने में काफी फास्ट ट्रैक पे हेल्प करता है। वैसे ही नेक्स्ट इज हेल्पिंग अस वेरी फास्ट एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन अभी मैंने बताया था, तो काफी सारे यहीं पर ही आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉन्ट, स्टैटिक फाइल्स, फास्ट रिफ्रेश, जो भी ठीक है। आई थिंक कल कंटिन्यू करते हैं इसके, अपने एवरीडे के सेशंस रखते हैं 1 by 1 आवर का रोज का, और वैसे ठीक है जी। जैसे आपने थर्ड पार्टी जीएस करनी है इंक्लूड, तो स्क्रिप्ट हमारे पास पैकेज अवेलेबल है, वो डाउनलोड करेगा। बट ये रिकमेंडेड नहीं होती कि भी इसके अंदर आप jQuery यूज करो, बिकॉज दिस इज अगेन पंगे वाली बात है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ दी टेक्नोलॉजीज सिंटैक्सिस को आप एक में कंबाइन कर रहे हो। कभी एंगुलर में भी jQuery नहीं यूज करनी चाहिए, उन्हीं के स्टैंडर्ड यूज करके ही काम करना चाहिए। तो वी शुड यूज दैट। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सो वी आर गुड। ओके, ओके थैंक यू सर, रोमी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, रोमी जी।